जब हम बात कर रहे हैं कोस्टल इकोसिस्टम की, तो कोस्टल इकोसिस्टम पर सीएजी की रिपोर्ट ने हंगामा कर दिया। अब हमारे पास जानना क्या क्या चाहिए? हमको जानना यह चाहिए कि कोस्टल इकोसिस्टम में सीएजी क्या देखता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीएजी? कोई कोस्टल इकोसिस्टम में सीएजी तो कुछ देखना नहीं उसको। तो सीएजी क्या देखता है? सीएजी देखता है वेदर द मनी हैज बीन स्पेंट प्रूडेंटली और नॉट। जो पैसा खर्च किया गया है वो विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया गया है कि नहीं खर्च किया गया है। भाई मान लीजिए हम आपको पैसा दें और आपसे कहें जाके खर्च करके आओ इसको, और आप उसको प्रूडेंटली नहीं खर्च करोगे तो हमको बुरा लगेगा ना। क्योंकि जो सरकार पैसा देती है वो कहां से देती है? वो हमसे आपसे टैक्स लेती है। तो सरकार हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा पैसा ठीक से जाए। अब जब पार्लियामेंट में ये गया तो क्या देखेगी? वो देती है कि वैल्यू फॉर मनी देखती है। वैल्यू फॉर मनी। और मैं एक और बात कहता हूं कि हम सिर्फ अब उन ऑडिट सिस्टम्स को नहीं देख रहे हैं जो नॉर्मली फॉलो होता रहा है पूरे वर्ल्ड में और हमारे यहां भी। एक होता है लीगल ऑडिट। सुनना अभी लिखने का समय बहुत मिलेगा, अभी पहले सुन लो तुम लोग, क्योंकि समझोगे तब समझ पाओगे। एक होता है लीगल ऑडिट। व्हाट इज लीगल ऑडिट? लीगल ऑडिट मीन्स द मनी हैज बीन स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव विल। मतलब जैसा कि लेजिस्लेचर ने कहा हमने वैसा पैसा इतना यहां कहा, इतना यहां कहा, इतना यहां कहा, इतना यहां कहा, हमने खर्च कर दिया। कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ भाई आपने वाउचर्स लगाए हैं, आपने खर्च किया है, लग गया लीगल ऑडिट। एक प्रोसीजरल ऑडिट भी होता है कि भाई यस मनी हैज बीन स्पेंट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। भाई हमको पैसा खर्च करना था, हमने उसके लिए टेंडर्स निकाले, एक दो तीन चार लोगों ने हमको टेंडर्स दिए, जो मिनिमम एंड द बेस्ट पॉसिबल था हमने उसको दे दिया। ये प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू स्पेंड मनी, वो भी फॉलो हो गया। एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट? परफॉर्मेंस ऑडिट मीन्स whether we have acquired the desired yield or not। हमने जो पैसा खर्च किया है उसका हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए हमेशा। योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग hefty sum to keep you here in Indore, isn't it true? You are spending a lot of money, so what shall be your job? To perform. And what is your performance? Your performance is final result, कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तुम्हारा नाम हो। यही है ना परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या नहीं है? यही परफॉर्मेंस ऑडिट है। इसी परफॉर्मेंस ऑडिट की बात हो रही है। एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या होता है? प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मींस स्पेंडिंग द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, नो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तुमको लीगली भी कहा गया, प्रोसीजरली भी कहा गया, परफॉर्मेंस भी ठीक है भाई साहब आपका, लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में वो नहीं दिख रहा है। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्लास में देता हूं। जो लोग हमको सुन चुके हैं उनको पता, मैं कहता हूं, मैं तुमको कहूं कि जाओ चाय पिला के ले आओ, आराध्य यदि मैं तुमको अपना क्रेडिट कार्ड दूं और कहूं इस क्लास को चाय पिला के ले आओ, तो कहां चाय पिला के लाओगे उनको? हैं भाई साहब?
ये तो हमारे बच्चों की तरह से हो गया है। व्हाट डज योर फादर डू बेटा? कहां पर है? हाँ, साउथ, क्या नाम है उनका? आशीष जैन जी। भाई साहब बहुत पैसा होगा उनके पास। ही इज टॉकिंग अबाउट स्टारबक्स, विच आई फियर अ लॉट। मैं उसके सामने से गुजरता हूं तो इधर देखता हूं, उधर देखता ही नहीं हूं मैं। एंड माई चिल्ड्रन, whenever they go from there, they simply see Starbucks only, nothing else. उनको सिर्फ स्टारबक्स दिखता है। वो कॉफी 400 रुपए की लेकर के बड़े मजे लेते हैं यार, हमको बड़ा बुरा लगता है अंदर से, मतलब ऐसे ऐसे निकलता है। आई फील इट बैड। क्यों आराध्य? अच्छा चलो, अब तुम्हारा अपना पैसा हो तो तुम इनको कहां लेके जाओगे? यू गॉट माई क्रेडिट कार्ड, नाउ वेयर विल यू गो? है नॉर्मल टी शॉप। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। वेरी गुड, शाबाश, तुमसे मुझे जवाब मिला अच्छा वाला, बहुत अच्छा जवाब मिला, देखो ना। So the moment we talk about proprietary audit, it means whether you are considering it as your own hard earned money or not. ठीक है, बात समझ में आ गई ना? क्लियर? अब हमने तुमसे कहा कि तुम इनको चाय पिला के ले आओ, तुम लेके चले गए इनको स्टारबक्स। हमारा क्रेडिट कार्ड ऐसे खच्च से तुमने मार दिया उसको, है? और यहां पे जितने लोग बैठे हैं उनके 400 के हिसाब से लगा लो, आने जाने खर्चा भी लोगे ही लोगे, तो हो गई हमारी तो बैंड बजी हुई है। So these students, your status is of a student. So where should you go? You should go to a normal tea corner, even not to the chai sutta bar, and have a cut tea. पिला के चले आए तुम। This is the right approach, isn't it true? And suppose someone is coming to meet me and he is a big shot in Indian political scenario, और मैं फिर कहूं आराध्य, just take my credit card, I'm really not able to go, will you please manage some tea and cookies for him? अब आपको पिछली बार तो ले गए थे किनारे कचौड़ी की दुकान पे, तो आपने मंत्री जी कहा आओ पिलाते चाय, आओ पिलाते हैं चाय, और बोला राहू भैया 2 कट और 1 ठो बिस्किट भी देना, वो जो डब्बे में रखे हो ना वही वाला 5 रुपए वाला। अब क्या होगा? नाउ द ओकेजन इज डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट। नाउ स्टारबक्स विल डू, भले उनके साथ 20 लोग और हो, राइट? सो जो डिमांड ऑफ द ओकेजन है, सॉरी प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसके हिसाब से तुम खर्च कर रहे हो कि नहीं खर्च कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इट इज मनी ऑफ द पीपल। जो हम टैक्स देते हैं उसी से पैसा बनता है वहां पर, कहीं और से नहीं बनता वो। गॉट इट? वेरी सिंपल। तो ये प्रोप्राइटरी ऑडिट भी होना चाहिए। तो जब सीए जी ने इसको देखा तो उसने कहा भैया पैसा जो है उसको ठीक से खर्च नहीं किया गया है, ठीक है? परफॉर्मेंस ऑडिट खराब है, प्रोप्राइटरी ऑडिट खराब है, हो सकता है ये दोनों ऑडिट ठीक हो। गॉट माय पॉइंट? ठीक है? जो सीए साहब होते हैं वो इस ऑडिट को और इस ऑडिट को ठीक करवाते हैं, बस यही करवाते हैं ना ठीक। बाकी इस ऑडिट को कौन देखता है? कोई नहीं देखता, नीचे वाले, सॉरी दो, कोई नहीं देखता है। लेकिन ये देश है, और इस देश में जो पैसा खर्च होगा हर पैसे का हिसाब जनता मांगती है। संसद किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर वी आर आस्किंग the accounts and the money spent
because that is our hard earned money which we gave as taxes to the government, isn't it? पैसे का दर्द होता है ना, अभी नहीं हो रहा है तुम्हें, लेकिन होगा, होना भी चाहिए। तो ये जब बात कह रहे हैं तो इसमें ये है। अब ये तो न्यूज थी, इतनी न्यूज थी ना भाई, क्यों दीक्षा, ये इससे ज्यादा न्यूज थी। अब इस न्यूज पे हमको अलग अलग डायमेंशन देखने पड़ेंगे। यदि कोस्टल इकोसिस्टम पर क्वेश्चन बनता है तो कैसा बनेगा? तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो यदि यही पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा द सीएजी हैज गिवन the report to the parliament or submitted the report to the parliament which says that there was no prudency in the spending of money in the coastal zone betterment। लिखोगे ना, यही लिखोगे। तो अब देखो क्या होता है, हमारे यहां पर कुछ कानून बनाए गए, वो कानून कौन कौन से हैं वो हमको पता होना चाहिए। वो अलग से कॉपी में लिखते चलना कि जैसे तुम इकोलॉजी एनवायरमेंट पे जाओगे ना तो इसको अलग से वहां पर छाप देना। ये अलग अलग जगहों पर तुम्हारी कॉपी जाएगी। एक तो आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये सभी जगहों के लिए है, एनवायरमेंट तो सभी जगहों के लिए है, लेकिन कोस्टल में यदि आपको याद हो तो ये वाला हिस्सा जो चेन्नई के आसपास वाला है, तुम चेन्नई की हो ना, जो चेन्नई के आसपास वाला है, वहां पर जब सुनामी आई थी तो क्या हुआ था? द एंटायर कोस्टल एरिया गॉट अफेक्टेड डिजास्ट्रसली, द डिजास्टर स्ट्रक देयर। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि जो हमारा ये कोस्टल है इसके साथ ही साथ परमिशन थी कि भैया बना लो होटल सी फेसिंग, और सी के फेस के बल गिर गए वो, ठीक है। देयर वर ग्रेट कैजुअलिटीज। अब यदि हम ये देखें तो अब ये क्या है, ये कहता है कि भाई कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। यदि आप कोस्टल एरिया में कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि यदि कभी सुनामी आती है तो कहां तक पानी जा सकता है और कितना ऊंचा जा सकता है। इसीलिए उसके चारों ओर सड़क वड़क बना करके, दूर तक बना करके, यदि आप लोग चेन्नई के बीच पे गए होंगे तो कितना चौड़ा बीच है वो, उसके बाद सड़क है और उसके बाद फिर अब उन्होंने परमिशन देनी शुरू की है। तो एक बड़ा एरिया होता है, एक मिनिमम एरिया दिया जाता है, भाई इसके बाद आप नहीं बनाओगे, वहां तक परमिशन मिल जाएगी। एक तो ये है। दूसरा है एक CRZ नोटिफिकेशन 2019, CRZ नोटिफिकेशन 2019। इसका मतलब है द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहां पर ये स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया के लिए, जो पहला वाला है वो सभी जगहों के लिए है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया के लिए। तो इसको जब भी कोस्टल वाला आएगा तो इसको जरूर लिखोगे CRZ 2019, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास कोस्टल एरियाज की बात होती है तो बहुत सारे जोन बनाए जा सकते हैं, प्रॉक्सिमल जोन, इंटरमीडिएट जोन, ट्रांजिशनल जोन एंड देन सेफ जोन। हमको कहां पर क्या बनाना है ये बता सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सेफ्टी के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाना है कि लोग तैरने जाते हैं, डूबने लगेंगे, बचाने चले जाएंगे दौड़ करके। आपने बहुत पुराने सिनेमा देखा होगा, उसमें कुछ लोग दौड़ करके कूद करके जाग बचा के लाते हैं उनको। अब यदि उसके लिए परमिशन लेने जाएं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट कहनी 1 किलोमीटर दूर बनाओ, तो आदमी तो डूब चुका होगा जब तक दौड़ के वो जाएगा,
तो उसको तो एकदम किनारे बनाना पड़ेगा ना हमको, कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसका जो जोन बनाने का काम है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 से बनता है, और कहां पर किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो सकता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ चीजें बना दी गई। किसके लिए? CRZ नोटिफिकेशन के लिए। एक तो NCZMA बनाया गया, NCZMA, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, NCZMA, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी. This is by the central government. Then second, state or union territory, state or union territory coastal zone management authorities. ठीक है, जैसे ZMA है ना, जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, कोस्टल भी लगा लो। तो एक तो हमारा हो गया नेशनल, दूसरा हो गया स्टेट सेम, यूनियन टेरिटरी सेम। याद करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने में काम चल जाएगा। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में हो गया तो डिस्ट्रिक्ट में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोस्टल एरिया है वहां पर भी बनना चाहिए। तुम इंदौर में तो नहीं बनाओगे क्या? चलो बनाते हैं इंदौर कोस्टल जोन, कि बना लोगे? नहीं बनाओगे, क्योंकि कोस्ट तो है ही नहीं यहां पर। इसी तरह से एक एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटीज, EAC। अप्राइजल का मतलब आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को अप्राइजल का मतलब हो सकता है ना पता हो, पता तो होना चाहिए। अप्राइजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्या मतलब होता है? इवैल्यूएशन। ठीक है, और इसको बनाने के लिए एक और कानून बनाया गया था, एक और नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसका नाम था एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में, EIA नोटिफिकेशन। ठीक है, अब देखो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वर्क है, उनको कैटेगरी A और कैटेगरी B में डाला जाता है, और इसके लिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। वी नीड प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम EAC फॉर द कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और ये बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, याद ही होगा, एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंदर बनाया गया है। इसी तरह से स्टेट के लिए बना दिया गया है। 3 स्टेप्स हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड पब्लिक कंसल्टेशन। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड पब्लिक कंसल्टेशन। जब एप्लीकेशन आएगी तो इसकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, दूसरा स्कोपिंग होगी। ठीक है, कि ये आगे चल करके कैटेगरी में A भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। कैटेगरी A का है तो इसका और एक्सपेंशन क्या होगा? स्कोपिंग एंड पब्लिक कंसल्टेशन। वो लोकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछेंगे, भाई साहब इसको बनने से आपको तो तकलीफ नहीं है? हो सकता है ना, हो सकता है कि जो फिशरमैन है उनको पर तकलीफ हो जाए, ये भी चीज है। इसी तरह से एक ICZMP बनाया गया, ICZMP, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये मालूम है ये हलवे की तरह सरल हो जाएगा 2-4-10 दिन में। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये सुना ही नहीं ना कभी जिंदगी में। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा एक तरह से लीगल, स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। कैसे लिखेंगे? लीगल, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर कोस्टल इकोसिस्टम लिखेंगे, और इसमें सिर्फ नाम लिख दो, 4 पट पट पट, खत्म हो गई तुम्हारी बात। अब इन्होंने ऑडिट में CAG ने क्या कहा, क्या क्या कमियां निकाली,
उन्होंने कहा NCZMA is functioning as an ad hoc body. NCZMA, this is finding, क्या गलतियां निकाली गई हैं, यही गलतियां तुम लिखते हो. The problems in coastal ecology management लिखोगे तो पहला क्या है, ad hoc body की तरह से NCZMA काम कर रहा है. NCZMA नाम पूरा लिखवा चुका हूं. अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट मेंबरशिप आते, मेंबर्स जाते हैं, तो परमानेंट बॉडी नहीं बन पाती है. ठीक है, कंपोजिशन प्रॉपर नहीं है. दूसरा, तो ये पहले की परेशानी NCZMA की है, इट फंक्शंस एज एन एड हॉक बॉडी. दूसरा, EAC के लिए कहा गया है, EAC जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है, उनका कहना है देयर आर नो एक्सपर्ट्स इन EAC. यहां एक्सपर्ट ही नहीं है. और कैसे एक्सपर्ट नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक एडजेक्टिव लगा दिया, लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स. क्या लिखेंगे, लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्ट. उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए. हो सकता है एक्सपर्ट हो एनवायरमेंट के लिए, लेकिन कोस्टल जोन के लिए नहीं है वो. ठीक है, SCZMA जो स्टेट वाली है या यूनियन वाली है, उनका कहना है कि लैक ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. लैक ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बनाया नहीं गया तो होगा क्या. मीटिंग्स विदाउट कोरम. मीटिंग्स विदाउट कोरम, कोरम की स्पेलिंग होती है QUORAM, कोरम QUORUM, कोरम. अब जो कोरम होता है ये क्या होता है, ये भी समझ लो. जैसे मान लो 10 लोगों की मीटिंग होनी है, 10 लोगों में कहा गया कि कम से कम 5 लोग आने चाहिए, तो ये जो कम से कम है इसको हम बोलते हैं कोरम है हमारा. यदि कोरम नहीं आ रही और मीटिंग की गई, इसका मतलब बदमाशी हो गई है. तो मीटिंग्स विदाउट कोरम, लैक ऑफ सफिशिएंट मैन पावर. और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, लो और नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशनल कम्युनिटीज. स्थानीय परंपरागत समुदायों का या तो बहुत कम है पार्टिसिपेशन, सहभागिता, या बिल्कुल ही नहीं है. और उन्होंने तो ये भी लिखा, इन आंध्र प्रदेश DLCs वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एट ऑल. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज तो बनाई ही नहीं गई वहां पर. CRZ नोटिफिकेशन के होने के बावजूद प्रोजेक्ट क्लियरेंस दे दिए गए. प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस even when there were inadequacies in the EIA reports. ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रिपोर्ट दी गई उसमें कमजोरियां थी, फिर भी परमिशंस दी गई हैं, विच इज वेरी डेंजरस. ठीक है, आउटडेटेड डेटा, नॉन इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट, लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजास्टर्स ऑफ द लोकल एरियाज. स्थानीय क्षेत्र में जो डिजास्टर्स हो सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कम. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि SCZMA स्टेट वाला, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट ग्रांटेड परमिशन on its own rather than asking the relevant authorities. खुद ही परमिशन दे दिया, relevant authorities से नहीं पूछा. Clear? Lack of post clearance monitoring and enforcement. Post clearance monitoring and enforcement. हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि तुमको ये बहुत फास्ट निकाल के अलग कर देना है. देखो क्या हुआ, हमने क्लियरेंस आपको दी, अब आपका क्लियरेंस मिलने के बाद मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना, कितना काम किया, कैसा काम किया, कहीं डेंजरस तो नहीं कर रहे हैं ये लोग. तो वो पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग नहीं हुई, लैक ऑफ पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग. देन laxity in conservation of coastal ecosystems. लैक्सिटी मतलब ढुलमुल रवैया होना, रिलैक्स्ड होना, लैक्स होना, कमी होना, उसको लैक्सिटी बोलते हैं. देन हैजार्ड लाइन हैज नॉट येट बीन डिमार्केटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट.
हैजार्ड लाइन किसको याद है ना, हमने हैजार्ड लाइन किसको बताया था, जहां तक पानी मैक्सिमम जा सकता है वहां तक तो नहीं बनाओ, तो हैजार्ड लाइन का डिमार्केशन नहीं किया है, जबकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है. इट इज नॉट टेकन टू कंसिडरेशन द SDG गोल 14, SDG गोल्स 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये लाइफ बिलो वाटर के लिए है. ये SDG 14 आप लिख लीजिएगा पूरे. ये हमने आपसे कहा है कि आप SDG जाके आप देख लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये आपको घर पे जाकर के याद कर लेना चाहिए. ठीक कह रहा हूं दीक्षा? रटना है इसको. ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं. अब ये आपको हमने क्या दिया, हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये अपने दिमाग में रखो, और पॉइंट जो हमने बताया सिर्फ वही पॉइंट लिखना है यूपीएससी कॉपी में, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं तुम्हें लिखना है, क्योंकि हमको तो इवैल्यूएशन ही करना है. अब जब सीएजी ने इतने पॉइंट्स दे दिए तो हम अपना दिमाग क्यों लगाए पॉइंट्स बनाने के लिए? हमको 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट्स याद रखने चाहिए, तो हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि भाई NCZMA की परेशानी क्या है, SC की क्या है, UT क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की क्या है, एक अलग किया हमने. दूसरा EIA क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है. तो ये सब हमको सिर्फ नाम लिख के अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है. आई होप दिस इज ऑल टुडे.